आज मैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंतर्गत अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना चाहती हूँ। अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। दोनों देशों के राजनीतिक ढांचे में भिन्नता है। अमेरिका का संविधान निर्मित एवं लिखित है, जबकि ब्रिटिश संविधान विकसित एवं अलिखित है। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था के कारण न्यायपालिका को उच्च स्थान दिया गया है और उसकी निष्पक्षता और तटस्थता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण वहाँ संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदत्त है और वही उन शक्तियों का उपभोग भी करता है, जबकि ब्रिटेन की भांति अमेरिका में दोहरी कार्यपालिका नहीं होकर केवल एक ही कार्यपालिका है। भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका ब्रिटेन की तुलना में बहुत विशाल देश है। ऐतिहासिक कारणों से और क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका में संघात्मक शासन अपनाना आवश्यक था। इस प्रकार ये थोड़ी सी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हम अमेरिका के प्रशासन को समझने का प्रयास करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो सन 1789 में जब केवल 13 उपनिवेशों ने मिलकर संयुक्त राज्य संघ का निर्माण किया, उस समय शिखर स्तर पर केवल 5 ही सर्वोच्च अधिकारी थे। राज्य सचिव, ट्रेजरी सचिव, युद्ध सचिव, अटॉर्नी जनरल और पोस्टमास्टर जनरल। इन 5 अधिकारियों को चंद अन्य अधिकारी सहायता प्रदान करते थे। आगे चलकर राज्यों की संख्या बढ़कर 50 हो गई। कालांतर में नए नए विभागों की स्थापना की गई। वर्तमान में अमेरिका में अनेक विभाग, स्वतंत्र नियामकी आयोग आदि विद्यमान है। समय की मांग के अनुसार अमेरिका में विभागों, नियामकी आयोगों आदि का विस्तार प्रसार हुआ और इनका समय समय पर पुनर्गठन किया गया। इसी प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक जीवन में भी अनेक जटिलताएं आती गईं और लोक प्रशासन के दायित्व और भूमिका में वृद्धि होती गई। संसार की महाशक्ति के रूप में अमेरिका की उभरी हुई स्थिति के कारण वहाँ के लोक प्रशासन का दायित्व बढ़ना स्वाभाविक था। इस प्रकार अमेरिका में दोहरे शासन की व्यवस्था है। एक केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय या संघीय शासन और दूसरी ओर 50 राज्यों की इकाइयां। केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य इकाई को शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु हैं। शक्तियों का विभाजन गणना और अवशेष के सिद्धांत के ऊपर आधार पर किया गया है। समस्त छोटे व बड़े राज्य समान हैं। एककों की या राज्यों की समानता को स्वीकार किया गया है। संविधान लिखित एवं अत्यंत कठोर है। प्रत्येक राज्य को अपना अपना संविधान रखने और उसमें संशोधन का अधिकार है। राज्यों के संविधान भी लिखित एवं निर्मित है। अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए कैबिनेट का विकास हुआ। कैबिनेट शब्द का पूरे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 2 के खंड उप 2 में केवल इस बात की व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका विभागों में प्रमुख पदाधिकारियों से
उनके विभागों से संबंधित विषयों के बारे में लिखित परामर्श मांग सकता है। इस प्रकार अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने सीनेट, प्रतिनिधि सभा और सर्वोच्च न्यायालय से अपने प्रशासनिक कार्यों के संबंध में परामर्श मांगा तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। प्रशासनिक सुविधा के लिए वाशिंगटन ने प्रशासकीय विभागों के प्रधान पदाधिकारियों की नियमित रूप से बैठकें बुलाना प्रारंभ कर दी। इन बैठकों को सन 1793 में पहली बार कैबिनेट की संज्ञा दी गई। अमेरिका में प्रधान पदाधिकारियों की सामूहिक बैठकों को तभी से कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका की कैबिनेट ब्रिटेन की कैबिनेट की भांति ही एक विकास का परिणाम है। अमेरिका की कैबिनेट का कोई वैधानिक आधार नहीं है। कैबिनेट राष्ट्रपति की केवल इच्छा की रचना है। यह एक कानूनेतर एवं संविधानेतर संस्था है। यह केवल परंपरा पर आधारित है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इसे समाप्त भी कर सकता है। अमेरिका में कार्यपालिका विभागों की रचना कांग्रेस द्वारा कानून के माध्यम से की गई है। प्रारंभ में केवल 3 ही विभाग थे, जिनकी संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग 12 हो गई। कार्यपालिका विभागों के प्रधान को वहां सचिव कहा जाता है। वहां समस्त सचिवों की स्थिति समान है। कार्यपालिका विभागों के प्रधान अर्थात कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से करता है। प्राय राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित नामों को सीनेट स्वीकृति प्रदान कर देती है। कभी कभी सीनेट ने नामांकन अस्वीकृत भी किया है। उदाहरणार्थ जॉन गॉडविन टावर का नाम राष्ट्रपति बुश द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के पद के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसे सीनेट ने 9 मार्च 1989 को ठुकरा दिया। स्पष्ट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कैबिनेट का स्वामी है। वह उसकी रचना करने में प्राय स्वतंत्र है। कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट की बैठकें आयोजित करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की नियमित बैठकों में सप्ताह में एक बार शुक्रवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाती है। आपातकाल में अल्प सूचना पर कैबिनेट की विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती है। कैबिनेट का प्रमुख कार्य है राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देना। प्रशासनिक विभागों के प्रधान होने के नाते विभागों के कार्यों का निरीक्षण, पर्यवेक्षण और अधीक्षण भी उन्हीं का दायित्व है। कैबिनेट के कार्यों के अंतर्गत विधायी कार्य भी सम्मिलित है। कैबिनेट के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं है। वे कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। न ही कांग्रेस उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदमुक्त कर सकती है। इस पर भी कैबिनेट के सदस्य कांग्रेस को वांछित सूचनाएं प्रदान करते हैं, उसकी समितियों के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित होते हैं, प्रशासनिक नीतियों को स्पष्ट करते हैं और उन नीतियों का समर्थन करते हैं। अमेरिका में प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का चुनाव किया जाता है। राज्यपाल राज्य स्तर पर मुख्य कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों में भी विभागों का निर्माण किया गया है। राज्य स्तर पर भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसके तहत राज्यपाल
विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। संपूर्ण राज्य प्रशासन द्वारा कुशलता बनाए रखने के लिए राज्यपाल से प्रेरणा व प्रोत्साहन की आशा की जाती है। राज्य के आंतरिक प्रशासन में राज्य और केंद्र के मध्य एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने का दायित्व राज्यपाल का ही है। अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से राज्यपाल अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। अतः इस सारी पृष्ठभूमि में कि अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य अर्थात उसकी इकाइयां स्वायत्त हैं, संप्रभु हैं, उनका अपना संविधान है, उनके अपने कानून हैं और इस तरह से संघ के साथ मिलकर इकाइयां अपना प्रशासन शासन संचालित करती हैं। वहीं दूसरी ओर संघ में राष्ट्रपति वास्तविक शासक है, कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक कहना चाहिए कि व्यवहारिक और वास्तविक रूप से वही सर्वे सर्वा है, वही कार्यपालिका शक्ति का उपभोग करता है। किंतु वो उसके लिए सीनेट एक परामर्श के लिए अनिवार्य सदन है, अर्थात व्यवस्थापिका का उच्च सदन जिसे सीनेट कहा जाता है। उच्च सदन की सहमति और परामर्श से ही राष्ट्रपति अधिकांश कार्य करता है। इस प्रकार इस संदर्भ में इस राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार की शासन प्रणाली के अंतर्गत अब हम अमेरिकी प्रशासन के जो लक्षण हैं, अमेरिकी प्रशासन की जो विशेषताएं हैं, उनको हम अगले भाग में स्पष्ट करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं की विशेषताएं भाग 2 के अंतर्गत।